अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू कनेक्टेड क्लासरूम। कल हमने बात की रोल ऑफ डेटाबेस इन डाटा साइंस और उसमें मैंने आपको बताया रिलेशनल डेटाबेस हमने एक एग्जांपल के तौर पे एक ली थी, जिसमें हमने ऑनलाइन स्टोर का डेटाबेस कैसे मेंटेन होता है उसको हमने देखा। उसके बाद हमने कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देखी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा कलेक्शन इन डाटा साइंस। डाटा साइंस में डाटा कलेक्शन कैसे की जाती है, इस पे हमने रिलेटेड बात कुछ लेक्चर्स पहले हमने की थी सोर्सेज ऑफ डाटा के बीच में, तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड टॉपिक है ये। आइए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हमारे पास डाटा कलेक्शन होता क्या है? इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना फ्रॉम रेलिवेंट सोर्सेज। रेलिवेंट सोर्सेज कहते हैं मुतल्लिका ज़राए जहाँ से आपको डाटा चाहिए, टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द गिवन स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं कि जो आपका एक क्वेश्चन होता है, एक मुअम्मा होता है जिसको आपने मैथमेटिकली स्टैटिस्टिक्स की मदद से हल करना होता है। किसी सवाल का जवाब जानने के लिए आपको कुछ बाजू का तजर्बात भी करने पड़ते हैं, कुछ रिसर्च करनी पड़ती है, वो फिर आपको अल्टीमेटली फ़ायदा देती है अपने हल की तरफ जाने के लिए। तो इस चीज़ को कहते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। तो डेफिनेशन सिंपल सी क्या है, नाम से ही ज़ाहिर है डाटा को कलेक्ट करने के तरीके, ताकि आपकी जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है वो आप डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकें। तो हमने डाटा की बात की थी, तो डाटा हमें कलेक्शन के लिए चाहिए होता है। फिर मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, डाटा साइंस की डेफिनेशन के अंदर हमने देखा था कि हमें डाटा को इंटरप्रेट करना होता है, उसको प्रोसेस करना होता है, ताकि हम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, इंसाइट्स और न्यू नॉलेज को जनरेट कर सकें। तो डाटा कलेक्शन जो है वो सबसे पहला और सबसे इंतहाई अहम स्टेप होता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर। आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी भी कह सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो ये बेसिकली दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था कि प्राइमरी इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ योर मेन टारगेट, ठीक है। जब फर्स्ट हैंड डाटा हम जब भी कलेक्ट करते हैं वो हमेशा प्राइमरी डाटा होता है। तो उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा मैंने आपको बताया दैट इज़ सेकेंड हैंड डाटा। पहले से डाटा किसी ने इकट्ठा किया हुआ था, हमने उसके इकट्ठा किए हुए डाटा को अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ किया। इस डाटा कलेक्शन मेथड को हम कहेंगे सेकेंडरी डाटा मेथड। चलिए देखते हैं क्या लिखा है टेक्स्ट में। जो पहला आपका टाइप है वो है प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स। इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द डाटा सोर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, ये डाटा डायरेक्ट आप उठा रहे हैं, ठीक है, डाटा सोर्स से। डाटा सोर्स वो जगह जहाँ से डाटा ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम भी देखते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और वाया डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट किसे कहते हैं? रिस्पॉन्स करने वाला। या आपके इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है, रिस्पोंडेंट इज़ अ पर्सन फ्रॉम whom द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द इंक्वायरी इज़ कलेक्टेड, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहीं मार्केट में चला जाता हूँ या कहीं अपने पास एक पेज लेके, पेंसिल लेके चला जाता हूँ कुछ डाटा इकट्ठा करने के लिए। मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ, आपसे मिलता हूँ लेट्स सपोज, तो क्या होगा, आप मेरे लिए क्या है? रिस्पोंडेंट है, ठीक है। मैं डाटा कलेक्शन कर रहा हूँ, मैंने कोई इंक्वायरी करनी है, कुछ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करनी है, कोई रिसर्च करनी है, कोई डाटा कलेक्शन का अमल सर अंजाम देना है। तो जिन जिन लोगों से मैं डाटा कलेक्ट करूँगा वो सारे मेरे लिए क्या है? रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का लफ्ज़ रिस्पॉन्स से निकला है, जिसका मतलब होता है जवाब देना या रिस्पॉन्स करना। आगे देखते हैं, ये रिस्पोंडेंट की बात होगी। अब जो वो कह रहा है कि डाटा कलेक्शन के मेथड कौन कौन से हैं, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि सर्वे बेसिकली क्या होता है, हम किसी की राय जानने के लिए किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, किसी भी सर्विस के हवाले से, ठीक है। मिसाल तौर पे आपने मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ की है और अब परचेज़ करने के नीचे एक उन्होंने रब्ता नंबर भी दिया होता है, कॉन्टैक्ट नंबर का, अक्सर प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है, कुछ शिकायत की सूरत में इस नंबर पर रब्ता करके अपनी राय से आगाह कीजिए। तो ये सारे किस लिए किए जाते हैं? बेसिकली सर्वे के लिए। तो इस तरह आप ख़ुद भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या आपके सामने बाज़ात कोई ईमेल आ जाती है, आपको कॉल पे भी बाज़ात कुछ कंपनीज़ वाले जो हैं, जब आप उनके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करते हैं उनको, तो उस वक्त वो क्या करते हैं, उस मोबाइल नंबर का यूज़ करके आपको दोबारा रब्ता कर सकते हैं, या हो सकता है आपकी ईमेल आईडी यूज़ करके वो आपसे रिस्पॉन्स लें। कल हमने जो एग्जांपल देखी थी उसमें कस्टमर का टेबल था, उस कस्टमर के टेबल के अंदर एक कॉलम था कॉन्टैक्ट्स का और ईमेल आईडी का। तो वहाँ से भी डाटाबेस से क्या किया जा सकता है, आपकी रिकॉर्ड को उठा के वहाँ से आपको ईमेल की जा सकती है कि अपना
अपनी राय का से हमें आगाह करें। इसके एग्जांपल के लिए मैंने एक सैम्पल क्वेश्चनेयर जो है वो बेसिकली क्वेश्चन से है, ठीक है। क्वेश्चनेयर जिसमें आपसे सवाल पूछे जाते हैं और आप उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको विजुअलाइज कराने के लिए मैंने एक सैम्पल क्वेश्चनेयर भी यहाँ पे यूज़ किया है। देखें ज़रा ये आपके सामने एक कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके सामने आपकी राय जानने के लिए कॉलम्स बने हैं, यानी स्ट्रांगली एग्री का मतलब है कि क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं स्ट्रांगली, ठीक है, या एग्री करते हैं सिंपल, न्यूट्रल, आपकी कोई हाँ ना में आपकी कोई राय नहीं रखते, आप नॉर्मल न्यूट्रल, या आपका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है या आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, ठीक है। तो ये एक लाइकर्ट स्केल इसको बोलते हैं। अब पहले क्वेश्चन एयर में कि स्टोर इज एक्सेसिबली लोकेटेड। इट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन एयर है ये बेसिकली एक कोई डिपार्टमेंटल स्टोर होगा या कोई सुपर मार्केट हो सकती है, उसके हवाले से आपसे पूछ रहा है कि क्या आपकी जो स्टोर है वो लोकेशन करीब पड़ती है, आपको एक्सेसिबल है इजीली। अगर आपके पास इजीली एक्सेसिबल है, फॉर एग्जांपल आप के घर के बिल्कुल करीब है तो आप स्ट्रांगली एग्री कर लें, ठीक है। अगर आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है तो आप स्ट्रांगली डिसएग्री कर दें, ठीक है। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन एयर को 100 लोगों ने, 200 लोगों ने, 500 लोगों ने, 1000 की कोई भी अमाउंट हो सकती है, वो जब फिलअप करेंगे तो ये सारा रिकॉर्ड किधर जाएगा, उस स्टोर वालों के पास। वो फिर इस जब रेटिंग ये पढ़ेंगे सारे कि कहाँ पे टिक ज़्यादा लगे हुए हैं या किस साइड को ज़्यादा जो है जो हमारे कस्टमर्स हैं या रिस्पोंडेंट्स हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक वो फिर अपनी अगली स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये प्राइमरी डाटा कलेक्शन कैसे हुआ कि फ़र्स्ट हैंड रिस्पोंडेंट मैंने खुद एक्चुअली डाटा कलेक्ट किया क्वेश्चनेयर के थ्रू और वो मुझे रिस्पॉन्ड मिल रहा है और उसके मुताबिक क्या है मैं अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ या स्टोर्स अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है क्वेश्चनेयर की, या इसको आप सर्वे फॉर्म भी कह सकते हैं। वापस चलते हैं ठीक है। हमने देख लिया सर्वे के क्वेश्चनेयर। इंटरव्यूज़ क्या हैं, आपने अक्सर देखे होंगे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कुछ साफ़ी या पॉडकास्ट वगैरह में भी 1-to-1 क्या हो रहा होता है, डिस्कशन चल रही होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है एक शख्स और दूसरा शख्स जो उस क्वेश्चन के जवाब दे रहा होता है। बाज़ बात आप कभी जॉब एप्लीकेशंस के लिए कुछ मॉक इंटरव्यूज़ भी देखे हों, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस मौजूद होती हैं। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी नियर फ्यूचर इंशाल्लाह होगा, तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि इंटरव्यू क्या होता है, ठीक है। इंटरव्यू में बेसिकली क्या किया जाता है, एक शख्स दूसरे शख्स की इनसाइट्स, उसकी सोच कैसी है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो क्या सोचता है, क्या राय रखता है, नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है, एबिलिटीज़ चेक करने के लिए, स्किल्स चेक करने के लिए ये 1-to-1 क्वेश्चन आंसर का सेशन चलता है। तो इसको हम कहते हैं इंटरव्यू। इंटर और व्यूज़ ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है कि लेट्स सपोज़ मैं एक फील्ड ट्रिप लेके जा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स का और हम विज़िट कर रहे हैं कोई फैक्ट्री, ठीक है, प्रोडक्शन फैक्ट्री है या ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है लेट्स सपोज़। अब वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। वो अपनी नेचुरल सेटिंग में यानी वर्किंग आवर्स में जो वर्कर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। या कोई फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री है लेट्स सपोज़, मैं वहाँ जाके दिखाता हूँ कि सीमेंट कैसे बन रहा है, ठीक है। कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, कोई इदारा हो सकता है, ठीक है। हम कोई एयरपोर्ट को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे स्टाफ कैसे काम कर रहा है, लैंडिंग कैसे हो रही है, टेक ऑफ कैसे हो रहे हैं, ठीक है, डिपार्चर शेड्यूल सारा कैसे चल रहा है। तो किसी भी जगह पे आप लोगों को उनकी नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करने लगे तो उनको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना। या मैं आप स्टूडेंट्स को कोई टास्क दे दूँ एज अ टीचर और मैं कहूँ कि आप लोग उसको परफॉर्म करो, मैं फिर राउंड लगा के देखूँ बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इसको भी हम ऑब्जर्वेशन में कंसिडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हैंड डाटा हुआ इंटरव्यूज़ के अंदर भी और ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि मैं डायरेक्ट डाटा कलेक्शन कर रहा हूँ। फोर्थ है एक्सपेरिमेंट भी आपने साइंस सब्जेक्ट में देखे होंगे कि हमारे पास एक मफरूज़ा होता है हाइपोथेसिस, उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। आप लैब में जाते हैं, आपके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको फिर आप यूज़ करते हुए आंसर्स की तरफ जाते हैं। तो क्या होगा, आप खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं, तो वंस अगेन इट इज़ अ प्राइमरी करेक्शन मेथड, ठीक है। फोर्थ है फोकस ग्रुप्स और ऑब्जर्वेशंस तकरीबन एक जैसे ही हैं, लेकिन में थोड़ा सा डिफरेंस है। फोकस ग्रुप में क्या होगा कि मैं बतौर मॉडरेटर काम करूँगा, ठीक है। मैं एक टॉपिक असाइन कर सकता हूँ, हो सकता है कि मैं कुछ 6, 10 या 12 स्टूडेंट्स हैं, उनको कह दूँ कि आप इस टॉपिक के ऊपर डिबेट करें, या अब मैं 2 ग्रुप्स में तकसीम कर देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को और कहता हूँ कि एक ग्रुप ने इस मसले के हक़ में बात करनी है और दूसरे ग्रुप ने इस मसले के ख़िलाफ़ बात करनी है।
तो फिर एंड पे क्या होगा, उन दोनों का मैं क्या करूँगा, आपस में एनालिसिस करने के लिए डाटा कलेक्शन करूँगा कि इन लोगों ने क्या क्या सोचा है या ये क्या राय रखते हैं। ओके, गॉट इट। तो दिस इज़ कॉल्ड अ फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में क्या है कि ऑब्जर्वेशन होगी, लेकिन उसके अंदर एक मॉडरेटर शामिल होगा। सेंसस क्या है? सेंसर्स आपने देखा होंगे डिवाइसेस, फिजिकल डिवाइसेस होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर से रीडिंग्स को कलेक्ट करती हैं। आपने देखा होगा कुछ स्मार्ट वॉचेस के अंदर नीचे सेंसर्स लगे होते हैं जो आपकी ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन या हार्ट बीट को जो है मॉनिटर करते हैं। या मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए भी कुछ सेंसर्स का सहारा ले सकता हूँ, ठीक है। टेम्परेचर में वेरिएशंस कितनी आ रही हैं, थर्मामीटर का सहारा ले सकते हैं। या कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं जो मोशन को डिटेक्ट करते हैं अलार्म्स के लिए, सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए। तो ये तमाम चीज़ें क्या इसको हम कहते हैं सेंसर्स। ये भी हमेशा सेंसर जो हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट डाटा एटमॉस्फेयर से कलेक्ट करते हैं, तो लिहाजा ये भी प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है IoT डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस। इसकी डिटेल भी आगे मजीद चैप्टर में आ रही है, वो भी हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस में क्या है, जिस तरह अभी मैंने आपको सेंसर्स की मिसाल दी, तो सेंसर्स बैकएंड पे डाटा प्रोवाइड करते हैं ह्यूमंस को। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सेंसर्स जो हैं, मल्टीपल सेंसर्स आपस में ही इंटरेक्ट कर दें थ्रू इंटरनेट और क्लाउड? उसमें क्या होगा कि इंसान की मुदाखलत के बगैर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, ठीक है। तो इन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, IoT डिवाइसेस। तो ये ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर चलती हैं और ये भी डाटा चूँकि सेंसर्स की मदद से कलेक्ट कर रही होती हैं, तो लिहाजा इनको भी हम प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स में कंसिडर करेंगे। उसके बाद है हमारे पास बायोमेट्रिक डिवाइसेस। ये आप जानते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइसेस आपने पढ़ भी रखी हैं छोटी क्लासेस में जब आप थे। बायोमेट्रिक डिवाइसेस क्या करती है, इंसान की फिंगरप्रिंट्स को डिटेक्ट कर सकती हैं, आई स्कैन कर सकती हैं, रेटिना स्कैन जिसको कहते हैं, फेस रिकग्निशन, वॉइस रिकग्निशन, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए या इंसान की यूनिक आइडेंटिटी को जानने के लिए। तो वो डिवाइसेस भी जो हैं वो फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर कहीं पे कोई सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करवानी है, वो कहते हैं जी आप अपना फिंगरप्रिंट लगाएं। आप अक्सर ATM में जाते हैं तो वहाँ पे भी फैसिलिटी होती है, आप अपना अंगूठा लगाएं या फिंगर लगाएं, तो क्या होगा, या अपने मोबाइल को अनलॉक करना है आपने, उसमें भी आपके पास फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन होता है। उसमें आप किसी और का लगाएंगे तो नहीं लगेगा जब तक वो उस फ़ोन में रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो क्या है, आपने जैसे ही फ़ोन पे फिंगरप्रिंट अपना रजिस्टर किया तो फ़ोन क्या करता है, फ़ौरन आपको आइडेंटिफाई करके अनलॉक हो जाता है। तो ये भी फर्स्ट हैंड डाटा सेंसिंग की उसने, लिहाजा ये भी प्राइमरी डाटा कलेक्शन के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये कुछ थोड़ी बहुत एग्जांपल थी, आप इनको मज़ीद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड्स में। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड हैंड डाटा यूज़ करते हैं। इट इन्वॉल्व डाटा कलेक्शन यूजिंग एग्जिस्टिंग डाटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स, ठीक है, बाय समवन एल्स फॉर सम पर्पस। किसी शख्स ने किसी चीज़ के लिए या किसी मकसद के लिए डाटा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ था, मैंने अपनी यूज़ के लिए भी उसका डाटा कलेक्टेड डाटा को मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो इट इज़ कॉल्ड सेकंड हैंड डाटा यूज़। तो हम इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी डाटा। ओके, जबकि प्राइमरी में क्या था, वो डायरेक्ट डाटा कलेक्शन थी। यहाँ पे क्या है, समवन एल्स का डाटा, किसी और शख्स का डाटा किसी मकसद के लिए हो सकता है, वो हमने यूज़ किया। सच डाटा इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश मटेरियल्स। पहले से पब्लिश मटेरियल्स की शक्ल में हमें जो है अवेलेबल होता है। कैसे हो सकता है, रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं। आपने अगर गूगल स्कॉलर पे जाएं तो वहाँ पे गूगल स्कॉलर पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, जो रिसर्च आजकल चल रही है इन द रिसेंट पास्ट ईयर्स में, सारे आपको टॉपिक के साथ भी जिसने रिसर्च की, किस पर्पज़ के लिए की, वो सारा कुछ वहाँ पे मौजूद होता है। और भी बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल मटेरियल्स होते हैं ऑनलाइन। बुक्स, ठीक है, ये मेरे सामने भी बुक ओपन है जिसकी जो एज ए रेफरेंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जहाँ से। तो ये मेरे लिए भी क्या है और आपके लिए क्या है, सेकेंडरी डाटा। ये भी मैंने पहले आपको एग्जांपल दे रखी है। वेबसाइट पे डाटा ऑलरेडी पोस्टेड होता है। उस पोस्टेड डाटा से क्या किया जाता है, डाटा को वहाँ से रीड आउट किया जाता है या वहाँ से रेफरेंस के लिए कॉपी पेस्ट भी हम कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इनकी मज़ीद जो मेथड्स हैं वो कैसे डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। पब्लिश सोर्सेज, पब्लिश कहते हैं किसी चीज़ को जो पब्लिश हो चुकी है, जो शाया हो चुकी है। पब्लिश सोर्सेज में क्या आ सकते हैं, ठीक है, नीचे भी एग्जांपल्स हैं, वो भी इसी के अंदर कंसिडर की जा सकती हैं, क्योंकि पहले से डाटा पब्लिश हो चुका है, शाया हो चुका है। अब उस शाया डाटा से मैंने क्या किया, अपनी मर्ज़ी का डाटा निकाला, तो ये किस में आएगा, इट इज़ सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड। तो एक हो गया हमारे पास पब्लिश सोर्सेज। सेकंड है ऑनलाइन डाटाबेसेस। कल हमने जो बात की थी डाटाबेस की लास्ट लेक्चर में, वो हमने सिंपल एक डाटाबेस देखी और उसमें हमने देखा कि डाटाबेस एक शॉपिंग मॉल की कैसे मेंटेन हो रही होती है। हमने इसमें 3 टेबल्स देखे थे। तो ऑनलाइन डाटाबेसेस में क्या होता है, डाटाबेसेस ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं या उनको अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
या आप लोग मतलब मिसाल तौर पे मेरे पास एक स्टोर है जिसकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन डाटाबेस को भी यूज़ कर सकते हैं डाटा स्टोरेज के लिए। या कोई सी थर्ड पर्सन अगर यूज़ करना है तो वो भी उनसे अप्रूवल लेके उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या होगा, पहले से मौजूद डाटाबेस को आप दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। एक डाटाबेस ये है कि आपकी पर्सनल है, आपने पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की हुई, ठीक है। एक ये है कि डाटाबेस पहले से बनी हुई है, मौजूद है, उसको आप दोबारा से यूज़ करने के लिए उठा रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, ऑनलाइन डाटाबेस। थर्ड है गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स। सरकारी जो खाते होते हैं और सरकारी इदारों के कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, मिसाल के तौर पे मरदमशुमारी होती है, उसमें गवर्नमेंट के पास आप तमाम लोगों का रिकॉर्ड होता है। इसमें नादरा की हमने बात की थी, वो ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं। उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट के पास लोगों की जो है तादाद, उनका उसमें कितने मर्द हैं, कितने ख़वातीन हैं, ठीक है, क्या एज ग्रुप्स है, लोगों के ऑक्यूपेशंस क्या हैं, ज़रिए मौश का है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, ये सारा बहुत बड़े पैमाने पर डाटा कलेक्शन होती है और वो अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। और अगर कर को उन्होंने कोई सर्वे करना है सरकारी सतह के ऊपर, तो वो भी क्या कर सकते हैं, वहाँ से उस डाटा का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। या पब्लिक के लिए डिस्क्लोज़ करना है कुछ डाटा, तो वो भी वहाँ पे डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ है सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स कंडक्टेड इन द पास्ट। अभी मैंने आपको एक सैम्पल क्वेश्चनियर भी दिखाया, तो पहले से एक तो था, मैं डायरेक्ट करेक्ट कर रहा हूँ, वो तो था प्राइमरी के अंदर। अब हमने उसी मिसाल पर चलते हैं जो हमने वहाँ ली थी कि एक स्टोर की थी जो कि लोगों से पूछ रहा था आपकी एक्सेसिबिलिटी, कितनी आसानी से आप एक्सेसिबल हैं हमारे स्टोर तक, और भी मज़ीद क्वेश्चन इस पर मैं नहीं गया। लेकिन अगर आपने एक प्राइमरी डाटा कलेक्शन की हुई है ऑलरेडी और उसी डाटा को आपने संभाल के रखा हुआ है, मिसाल तौर पे 1000 लोगों ने इस पर रिस्पॉन्ड किया था और आपके पास फाइल उनकी सेव पड़ी है, कल को अगर आपने दोबारा से किसी को डाटा प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, उसी फाइल का हम सहारा लेके वो डाटा प्रोवाइड करेंगे। अब जिस शख्स को डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है वो उसके लिए क्या होगा, वो डाटा सेकेंडरी होगा, लेकिन आपके लिए वो क्या था, वो आपके लिए प्राइमरी था। तो ये सेकेंडरी में उस सेंस में आएगा कि हमने पहले से माजी में हमने कोई सर्वे या क्वेश्चन कंडक्ट किए, उनको हम आगे फ्यूचर में दोबारा से यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। सोशल मीडिया डाटा पोस्ट आप लोग यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, स्नैपचैट एक्सेट्रा जो भी हैं, तो उसमें क्या है, पोस्ट आती हैं, आप वो कुछ लाइक करते हैं, कुछ को कमेंट करते हैं, वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा है। क्यों? फॉर एग्जांपल किसी ने कोई वीडियो अपलोड किया या कोई कंटेंट बनाया, तो वो कंटेंट फर्स्ट डाटा उसके लिए था जब वो बना रहा था। आप सबके लिए क्या होगा, वो सेकेंडरी डाटा होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पब्लिकली अवेलेबल डाटा, वो भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर भी आ सकता है। कुछ डाटा गवर्नमेंट प्राइवेट रखती है, कुछ को पब्लिक करती है, या गवर्नमेंट ना भी कहें, आप कोई भी डाटा कह सकते हैं कि ओपन सोर्स, जिसको आप कह सकते हैं ओपन सोर्स डाटा, क्या कोई भी शख्स इस डाटा को यूज़ कर सकता है। हमारे पास कुछ डाटा सेट्स होते हैं, कुछ हमारे पास कलेक्शन, यानी आप यूँ समझ लें कि सर्वेज हो चुके होते हैं, ठीक है, वो पब्लिक की यूज़ के लिए भी रखे जाते हैं कि कोई भी शख्स उसको किसी भी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। वरना बाज़ औक़ात क्या करते हैं, वो कहते हैं हमें पे करें, कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, उसके बाद वो डाटा देते हैं ताकि मिस यूज़ ना हो। तो पब्लिकली अवेलेबल डाटा में क्या है, डाटा तमाम लोगों के लिए फ्री अवेलेबल होता है, उसको अपनी मर्ज़ी से कभी भी और किसी भी टाइम किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर एक लास्ट में हमारे पास है पास रिसर्च स्टडीज़। रिसर्च हो चुकी है, मैंने आपको गूगल स्कॉलर की मिसाल दी, ठीक है, वहाँ पे आप जाएँ तो बहुत सारे आपको पब्लिश्ड आर्टिकल मिल सकते हैं। आप वहाँ पे लिटरेचर रिव्यू करके कुछ मज़ीद रिसर्च करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक के हवाले से, वहाँ कर सकते हैं। तो ये भी वंस अगेन किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड्स के अंदर। तो ये हमने बहुत सारे प्राइमरी भी देख लिया और सेकेंडरी भी देख लिए। तो हमारे पास आगे मूव करते हैं। डाटा कलेक्शन तो हमने कर ली, अब डाटा कलेक्शन करने के बाद उसका करना क्या है, इसको हमने स्टोर करना है, ठीक है। डाटा स्टोर कहाँ होगा? अच्छा, डाटा स्टोर से पहले एक हमारे पास डू यू नो का कॉलम रह गया, वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर है और इन्यूमरेटर है। इन्वेस्टिगेटर किसे कहते हैं? इन्वेस्टिगेटर वो शख्स होता है जो इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है, जैसे पुलिस किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करती है, वैसे ही इन्वेस्टिगेटर हर वो शख्स जो कि किसी इंक्वायरी को कंडक्ट कर रहा है, उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटर। मिसाल के तौर पर मैंने 100 लोगों से रिस्पॉन्स लिया, कोई इन्वेस्टिगेशन की किसी मसले के ऊपर, और अब वो डाटा तो मैं कलेक्ट करता जा रहा हूँ। अगर मेरे पास रिस्पोंडेंट बहुत ज़्यादा हैं और मैंने बाद में एनालिसिस भी करना है कि मैंने डाटा क्या कलेक्ट किया है, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन एज ए इन्वेस्टिगेटर करता रहूँगा, लेकिन अपने साथ कुछ लोगों को शामिल रखूँगा जो कि उस कलेक्टेड इन्वेस्टिगेशन को क्या करेंगे, उस डाटा के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, इन्यूमरेटर। क्या कहा जाता है? इन्यूमरेटर्स। इन्वेस्टिगेटर वो होगा जो इंक्वायरी कर रहा है, और इन्यूमरेटर वो होगा जो उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं। डाटा स्टोरेज,
ठीक है। डाटा स्टोरेज मैंने अभी आपको बताया कि हमने डाटा कलेक्शन के 2 मेथड्स देखे। अब डाटा कलेक्शन के बाद हमने डाटा को स्टोर करना होता है। स्टोर कहाँ करते हैं वो हम देखते हैं इसके ऊपर। डाटा कलेक्शन के बाद आपके पास बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो गया। अब आप नेचर पे डिपेंड करता है उसको हमने किस तरीके से स्टोर करना है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास रिलेशनल नॉन रिलेशनल, इसको नो एसक्यूएल है, इसको आप नॉन रिलेशनल डाटाबेस भी कह सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था और बताया भी था जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। तो इन द फॉर्म ऑफ डाटाबेस, ठीक है। डाटा वेयर हाउस, डाटा वेयर हाउस जिस तरह आपके पास सामान का एक बहुत बड़ा वेयर हाउस होता है, गोदाम जिसको बोलते हैं, इस तरह डाटा का भी वेयर हाउस होता है। तो वेयर हाउस की ज़रूरत हमें वहाँ पेश आती है जहाँ हमारे पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा। तो हमारे पास जो डाटा सेंटर्स हैं बड़े बड़े, गूगल के, फेसबुक के, ठीक है, अगर आप इनको सर्च करें ऑनलाइन तो आपको नज़र आएंगे कि बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं, एसीज लगे हुए हैं, कूलिंग सिस्टम लगे हुए हैं, और उसके बाद उनके पास रैक्स हैं जिसमें हार्ड डिस्क की जो है वो पूरी, यानी समझे कि जिस तरह आप शॉपिंग मॉल में शेल्व्स होते हैं आइटम्स की, उस तरह उनके पास डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है, और वो बहुत बड़ा एक आपके पास जो है ना सेंटर बना होता है। तो उसको हम कहते हैं डाटा वेयर हाउस। तो डाटा वेयर हाउस में डाटा स्टोर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में डाटा स्टोर हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स, एक होता है सिंपल फाइल सिस्टम, आपके पास फाइल सिस्टम के अंदर पड़ी हैं आपके पास लोकली, ठीक है। कुछ फाइल सिस्टम्स क्या होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अक्रॉस द नेटवर्क, इंटरनेट के ऊपर आपके पास जो डाटा है वो स्कैटर्ड होता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है एक प्लेस के ऊपर। लेट्स सपोज अगर सबसे कीमती डाटा ही मेरे पास पड़ा हुआ है और वो ख़त्म हो गया, मेरा सिस्टम क्रैश कर गया लेट्स सपोज, तो क्या होगा, वो डाटा लॉस हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की मदद से अपनी फाइल्स को मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर पोस्ट कर देता हूँ, और ज़रूरत पड़ने पर जो भी करीब तरीन या रिक्वायर्ड प्लेस होती है उसके ऊपर डाटा मेरे पास अवेलेबल होता है। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स, ठीक है। यानी इन शॉर्ट क्या होगा कि लोकल की बजाय आपके पास डिस्पर्स डाटा मौजूद है। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज में क्या है, आप डाटा बैकअप की फैसिलिटी आपने देखा होगा, बाजू का व्हाट्सएप के ऊपर भी डाटा बैकअप की फैसिलिटी होती है। आपके पास सिस्टम्स के ऊपर भी गूगल के ऊपर अगर आप अकाउंट बनाए तो 15 GB की स्टोरेज आपको फ्री मिलती है क्लाउड स्टोरेज की फॉर्म में। होता क्या है इसमें, आपका डाटा आपकी लोकल मशीन की बजाय ऑनलाइन स्टोर हो जाता है क्लाउड के ऊपर, ठीक है। क्लाउड से मेरा रिमोट स्टोरेज फैसिलिटी पे, तो ज़रूरत पड़ने पर आपको वहाँ से वो डाटा वापस मिल जाता है। बेशक आपका सिस्टम आपके पास है नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ वहाँ पे से आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लाउड डाटा स्टोरेज की जो फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। उसके बाद है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन भी आपने डेफिनेशन पढ़ी है छोटी क्लासेस में। ब्लॉकचेन बेसिकली क्या होता है, आपके पास ऐसी डाटा स्टोरेज फैसिलिटी होती है जिसमें डाटा ना कभी डिलीट होता है ना कभी अल्टर होता है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकती और ये हमेशा सेव रहता है। ज़्यादातर जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसका सहारा लेके अपने डाटाबेस को सिक्योर एंड सेफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉकचेन के अंदर आता है, यानी आपके पास डाटा के ब्लॉक्स बन जाते हैं और वो आपस में चेन के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनको तोड़ना, ठीक है, उनके अंदर छेड़छाड़ करना आसान काम नहीं है। ओके, डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन में क्या है, ग्राफिकली डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है कि जब हम कॉन्सेप्ट्स में पढ़ रहे थे तब हमने क्या किया था, इस चीज़ को हमने वहाँ पे एग्जांपल के साथ देखा था। आपके पास चार्ट्स, ग्राफ्स, मैंने आपको मिसाल दी थी टेम्परेचर वेरिएशन की। कल भी हमने एक डाटाबेस हमने देखी फूड और उसकी सुपरमार्केट्स के अंदर, तो डाटा को कैसे विजुअलाइज़ किया जाता है। तो विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत आसानी से अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ की जा सकती है। इसमें मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, आप इसको खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समरी स्टैटिस्टिक्स में क्या है हमने इसमें 2 लफ्ज़ हैं, समरी तो आपको पता है खुलासा, ठीक है। किसी डाटा हमने सारी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कंप्लीट कर ली, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब हमने उसमें से क्या करना है, उसको खुलासा करना है उसका, यानी उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। हमने इसमें क्या खोया, क्या पाया, डाटा हमारे पास क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या हैं, मिनिमम वैल्यूज़ क्या हैं, एवरेज वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, हमारा मीन, मीडियन, मोड जो स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ते हैं वो चीज़ हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इज इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा इन अ सैम्पल, इट कैन हेल्प अंडरस्टैंड द वैल्यूज़ बेटर। ओके, सैम्पल कहते हैं, लेट्स सपोज मैंने एक पॉपुलेशन थी 100 लोगों की, उसमें से मैंने 10 लोगों से रिस्पॉन्स लिया, इट इज़ कॉल्ड सैम्पल। तो वो जो 10 लोगों का जो मेरे पास डाटा है वो सैम्पल है। 10 और से ले लो तो मेरे पास दूसरा सैम्पल होगा। तो उसमें क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जो मैंने डाटा सैम्पल से लिया, इट कैन हेल्प अंडरस्टैंड द वैल्यूज़ बेटर, हमें वैल्यूज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती है। और इसमें क्या होगा, आपके पास ये जो मैंने अभी बात की वो लिखी भी हुई है कि टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ क्या थी, कम से कम वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू क्या रही हैं, मीन वैल्यू क्या थी, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, यानी हमारा डाटा कितना स्कैटर्ड है, जो हमारे पास एक डाटा की रेंज बन रही है उसमें कितना हमारे पास डाटा फैला हुआ। तो सबको क्या बोलते हैं हम, समरी स्टैटिस्टिक्स। ओके, यहाँ पे लास्ट चीज़ देखते हैं यहाँ पे, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि आउटलायर्स क्या हो सकते हैं, ट्रेंड्स क्या होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है।
आउटलायर्स कहते हैं वो डाटा जो कि हमारी रिक्वायर्ड डाटा के अंदर शामिल नहीं है, वो इजाफी आ गया। लेट्स सपोज मैंने कहा कि मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनके मार्क्स जो है आउट ऑफ 100 80 to 100 के बीच में, ठीक है। तो क्या होगा अगर उसमें एक बच्चा ऐसा आ गया जो कि उस दिन एब्सेंट था, उसने टेस्ट में अपीयर ही नहीं हुआ, 0 मार्क्स हैं, वो भी ग्रुप के अंदर खड़ा है, तो वो जो मुतलका स्टूडेंट है वो मेरे लिए क्या है, आउटलायर है, ठीक है। या मैं यूँ कह सकता हूँ कि मैंने बच्चों को कहा कि आपने एक मॉडल्स बना के लाने वुड के, ठीक है। 10 बच्चे वुड को मॉडल बना लें, जिसमें से 11वां बच्चा जो था उसने प्लास्टिक का बना लिया, तो वो मेरे लिए क्या होगा, आउटलायर होगा। तो आउटलायर क्या होता है, अनयूजुअल डाटा पॉइंट्स दैट आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर वैल्यूज़ इन द डाटा सेट। उस मुतलका डाटा के अंदर जो इजाफी डाटा आ गया, ठीक है, जो अनयूजुअल है यानी आमतौर पे नहीं आना चाहिए था, वो आ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, आउटलायर। तो ट्रेंड्स क्या है, ट्रेंड्स कहते हैं पैटर्न्स को, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर कोई ना कोई ज़माने में माशरे में ट्रेंड आ जाता है, कुछ दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इवेंट चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का, तो आपने देखा होगा लोग ज़्यादातर क्रिकेट को जो अपनी गली मोहल्लों में भी खेलना शुरू कर देते हैं। इसी तरह फुटबॉल का वर्ल्ड कप है तो इस तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आपको ज़्यादा देखने में मिलती हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं, आप बेहतर जानते हैं। तो द पैटर्न्स और डायरेक्शंस इन द डाटा ओवर टाइम और अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज कैटेगरीज, के वक्त के साथ साथ जो पैटर्न है जो क्या चल रहा है, ठीक है, लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, किस चीज़ को नापसंद कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपकी क्लोथिंग भी आ जाती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मौसम के मुताबिक लोग क्या करते हैं चीज़ों को ख़रीदना या पसंद करना शुरू कर देते हैं। सर्दी आएंगी तो जारी बात है गर्म कपड़े बिकना शुरू हो जाएंगे, तो वो ट्रेंड में आ जाएंगे, ठीक है। और गर्मियों में क्या होगा, बारीक और खुले कपड़े, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़ में क्या है कि डाटा किस तरह फैला हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डाटा हमारे पास एक स्पेसिफिक रेंज होती है। फॉर एग्जांपल 0 to 100 है, उसमें फॉर एग्जांपल मार्क्स हैं, आपने कुछ सब्जेक्ट में अपीयर हुए और उस 0 से 100 के बीच में जो आपने अटैम्प्ट किए हैं क्वेश्चंस या आपने मार्क्स अचीव किए हैं, उसमें आपको देखते हैं कि एक पैटर्न मिलता है कि ज़्यादातर बच्चों के कितने मार्क्स किस रेंज के अंदर आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने देखा कि डाटा कलेक्शन मेथड्स क्या होते हैं, फिर डाटा कलेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करने के तरीके वो हमने देखे, और उसके बाद हमने देखा कि डाटा जब स्टोर हो जाता है तो उसको फिर हम विजुलाइज़ करते हैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और फिर विजुलाइज़ करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, डाटा के अंदर पैटर्न्स, ट्रेंड्स मालूम कर सकते हैं, आउटलायर्स, यानी इसको हम डाटा क्लींजिंग भी कह सकते हैं कि डाटा को हम साफ सुथरा करते हैं कि कोई ऐसा डाटा ना हो जो बाद में हमारे लिए मुसीबत का बायस बने या रिजल्ट्स में इंक्वायरी के अंदर हमें इनएक्यूरेसी की तरफ लेके जाए, ठीक है। फिर हमने देखा समरी स्टैटिस्टिक्स क्या होती है कि डाटा जो हमने कलेक्ट कर लिया, उसको साफ़ सुथरा कर लिया, उसके बाद हम उसके अंदर स्टैटिस्टिक की समरी देखते हैं कि हमारे पास किस टाइप का डाटा आया, ठीक है। तो आज पे हम यहाँ पे अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।